नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो सोलर सिस्टम के ऊपर रहेगा। सोलर सिस्टम आप सबको पता है कि ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर होता है। कोई भी बुक उठा लो, पहले अगर आप एनसीईआरटी उठा लो तो भी आपको सोलर सिस्टम से सामना करना पड़ेगा। उसमें अर्थ का रोटेशन, रिवोल्यूशन सब देखना पड़ेगा। तो भाई क्यों उसको रिजेक्ट किया जाए, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में क्या करते हैं, आज स्टडी करते हैं। सोलर सिस्टम को अगर समझना है तो सोलर सिस्टम को पहले इस बात से समझ लीजिए कि सोलर सिस्टम में एक तो स्टार है हमारा क्या, सन, और दूसरे प्लैनेट्स हैं। और प्लैनेट्स भी कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं। आज जो हम वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो कवर करेंगे हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जो कि आपको मेरे पीछे यहाँ घूमते हुए दिख रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा सबसे पहला टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो कि सन के सबसे नज़दीक है। पहला दिख रहा होगा आपको ये मरकुरी, ये है मरकुरी। उसके बाद इसी के पीछे जो आपको दिख रहा है आता हुआ, ये है आपका वीनस, इससे बड़ा दिख रहा होगा आपको। इसके बाद नंबर आएगा हमारी प्यारी अर्थ का, जो कि ये रही घूम रही है। और उसके बाद नंबर आएगा मार्स का, जो कि बहुत ही लोगों का सपना बन के बैठा है कि वहाँ पे जाके घर बसाएंगे। ये है आपका मार्स जो कि पीछे घूम रहा है। ये है मार्स जो कि पूरा रेड कलर का है, इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज सभी प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई एक्चुअली में सोलर सिस्टम जो है वो, अगर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हमको पता चल गए ये 4 हैं, तो इसके बाद के प्लैनेट्स का नाम क्या। तो उसके बाद जो प्लैनेट्स आते हैं जैसे कि जुपिटर, ठीक है, आपको ये मेरे पीछे ही दिख रहा होगा। जस्ट ये मार्स के बाद क्या है कि एक एस्ट्रॉयड बेल्ट स्टार्ट होती है। अगर आप देखो, ये रहा मार्स, ठीक है, ये रेड कलर का छोटा सा घूम रहा है, ये रहा। और इसी के बगल में पीछे दिख रहा होगा आपको बहुत सारा छोटे छोटे तिनके दिख रहे होंगे, वो क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट। और उसी बेल्ट को अगर आप क्रॉस करोगे तो कहाँ पहुँचोगे आप, जुपिटर की तरफ पहुँचोगे। तो ये जो है पहला जोवियन प्लैनेट है। ठीक है, तो आपके सामने राज खुल गया है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बाद आता है नंबर जोवियन प्लैनेट्स का, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट के उस साइड है। कौन से हैं, पहले तो जुपिटर है। दूसरा नंबर क्या होगा, शनि ग्रह जो है हमारे, स्पेसिफिकली सैटर्न इंग्लिश में कहा जाए। उसके बाद नंबर आएगा किसका बताइए, यूरेनस का। तो ये है यूरेनस, ठीक है। और लास्ट में जो अभी हमारा प्लैनेट बचता है वो रहता है नेपच्यून, जो कि एकदम ब्लू कलर का प्लैनेट दिख रहा होगा, ठीक है। और प्लूटो भी एक समय पे हमारा प्लैनेट हुआ करता था, 9th प्लैनेट, बट उसे जो है अभी लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो आपने सोलर सिस्टम तो देख लिया, बीच में ये रहा हमारा प्यारा सन, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे जिंदा हैं। तो ये तो हमारा कह सकते हैं ऊपर से एक सोलर सिस्टम दिख रहा है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, जस्ट वॉच इट। ये है आपका एक सोलर सिस्टम, बहुत ही प्यारा है। लेकिन अगर हम बात करें सोलर सिस्टम को, और मतलब सोलर सिस्टम से और अगर हम दूर जाने की बात करें, क्या हमारा सोलर सिस्टम अकेला है? नहीं, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है। देखिए, ये आपका स्टार बन गया सूरज। सोलर सिस्टम एक हमारा पूरा स्टार है। अब यही डॉट को आप देखते रहिए कैसे कैसे बहुत सारे डॉट्स आते हैं। अब हम मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ जा रहे हैं। ये आपको जितने भी तारे दिख रहे हैं, सब के सब कोई ना कोई सोलर सिस्टम, ठीक है। तो हमें सिर्फ अपने ऊपर ही घमंड नहीं करना है कि भाई हम ही जैसे ही हैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। एक्चुअली में बहुत सारे लोग हमारे जैसे हैं। अब वहाँ पे लाइफ है कि नहीं है, इट्स अ डिबेटेबल इशू। ये जो है साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स के ऊपर छोड़ते हैं। अभी हम यहाँ चर्चा करते हैं कि हमारे जैसे भी बहुत सारे सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। और थोड़ा दूर जाते हैं तो भाई ये रही आपकी मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी में अगर कहें तो ये जो गैलेक्सी आपको मेरे पीछे दिख रही है, ये गैलेक्सी जो है स्पेसिफिकली इसे आकाशगंगा गैलेक्सी कहा जाता है। तो सर क्या ये गैलेक्सी ख़त्म हो गई, हम लोग यहीं तक हैं? नहीं, ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं। थोड़ा अचंभा हो रहा होगा, आई नो, क्योंकि जब सोलर सिस्टम इतना बड़ा है, सोलर सिस्टम जैसे इतने सारे सोलर सिस्टम आ गए, फिर वही सारे सोलर सिस्टम ये एक यूनिवर्स आकाशगंगा कह सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में आ गए। और अब सर बोल रहे हो कि ऐसी गैलेक्सी बहुत सारी है। तो भाई ऐसी गैलेक्सी बहुत सारी है, इस सॉफ्टवेयर में वो एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज़ मैं आपको दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे स्पेस इंजन एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें दिखता कि आपको बहुत सारी गैलेक्सीज दिखेंगी। अभी कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि भाई सबसे नज़दीकी गैलेक्सी हमारे आकाशगंगा की, या कह सकते हैं हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके सबसे नज़दीक की गैलेक्सी कौन सी है, जो कि आने वाले कुछ करोड़ साल बाद
टकराने वाली है। मिल्की वे गैलेक्सी और वो जो दूसरी गैलेक्सी है, जो कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, वो जो है टकराने वाली है और एक नई गैलेक्सी वापस से फॉर्म होगी, जिसमें हमारा अर्थ सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा वो अब करोड़ों साल के बाद छोड़ते हैं। बात करते हैं हमारे आज के सोलर सिस्टम के टॉपिक की। तो सोलर सिस्टम पे अगर हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्पेसिफिकली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स तो हमने देख लिए। सबसे पहले था मर्क्यूरी, उसके बाद था वीनस, उसके बाद था आपका क्या था, हमारा प्यारा प्लैनेट होगा अर्थ, उसके बाद था मार्स। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं भाई मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी ये रहा, ये आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है ये मर्क्यूरी है। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, अच्छे से देख लीजिए। मर्क्यूरी के ठीक पीछे आपको ब्लू कलर की अपनी अर्थ दिख रही होगी, उसको भी बाद में देखेंगे। पहले हम जो है किसको देखते हैं, मर्क्यूरी को देखते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी को अगर हम देखें तो मर्क्यूरी की खासियत क्या है। तो मर्क्यूरी की अगर बात करें तो मर्क्यूरी जो है स्पेसिफिकली इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये सूरज के सबसे नज़दीक है। अब जब सूरज के इतनी नज़दीक है ये, जो कि आपको यहाँ मेरे पीछे दिख रहा होगा, तो आपने सुना होगा एक बार के कभी ना कभी सुना होगा सोलर स्टॉर्म के बारे में। सोलर स्टॉर्म क्या होता है, तो सोलर स्टॉर्म आपको अगर इस प्रॉपर सन को देखो अगर ध्यान से, तो आपको जो है बहुत सारे स्टॉर्म्स दिख रहे होंगे। देखो ये देखो, इधर कुछ ना कुछ आपको ऐसे यू शेप का दिख रहा होगा। ये जो है स्पेसिफिकली क्या है, ये सोलर स्टॉर्म को जनरेट करते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है जो किसी भी एटमॉस्फेयर को चीर के निकल सकती है। क्योंकि एक तो मर्क्यूरी इतना नज़दीक है और ऊपर से क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये जो आपको जो सोलर स्टॉर्म दिख रहे हैं इसके सामने जस्ट देखिए कोई ना कोई सोलर स्टॉर्म आपको दिख रहा होगा, जो कि क्या करेगा, इसके प्रॉपर पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो इसका कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा कारण है इतना नज़दीक होने के बाद आप सोच रहे होगे कि टेम्परेचर कैसा होगा। टेम्परेचर सर इसका जो है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हाई होगा। नहीं, इसका टेम्परेचर पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हाई नहीं है, वो भी हम आने वाले कुछ समय में इसका भी खुलासा करेंगे। मर्क्यूरी की अगर सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो भाई इसका सरफेस टेम्परेचर कहा जाता है टोटल 400 डिग्री के ऊपर है। 400 डिग्री मतलब अगर एग्जैक्ट बात करें तो 427 डिग्री सेल्सियस। अगर आप यहाँ पे हो, जस्ट ये सूरज के सामने यानी दोपहर के समय हो, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, अगर आप सूरज के एकदम सामने हो यानी भरी दोपहरी में हो तो 427 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन आप रात हो गई ऐसा समझ लो, यहाँ पे हो यानी पीछे साइड, तो भाई यहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर है कितना रहेगा पता है। कोई बोलेगा सर ये भी तो बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि इतना नज़दीक है। बिल्कुल नहीं भाई, अगर आप रात हो गई है मर्क्यूरी में, अगर आप वहाँ पे बैठे हो कैंपिंग कर रहे हो, तो आप इतना मान के चलिए कि भाई यहाँ पे जो टेम्परेचर है इंसान यहाँ ज़िंदा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो रात के समय -173 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। बिकॉज एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप रात में जो है जो कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल हीटिंग जो होती है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आने वाले समय में चैप्टर आएगा, उसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, सुबह के समय टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस, रात के समय यहाँ पे मर्क्यूरी का टेम्परेचर कितना रहेगा 173 डिग्री सेल्सियस। रोटेशन की अगर बात करें तो रोटेशन बहुत ही स्लो है। अगर आप यहाँ पे देखो, बगल में अर्थ दिख रही होगी और जस्ट आपके बगल में यहाँ पे अर्थ के सबसे सूरज के सबसे नज़दीक दिख रहा है मर्क्यूरी। अभी हम अगर रोटेशन करते हैं तो रोटेशन दोनों को कंपेयर करिए। अपने अर्थ का रोटेशन कितना तेज़ी से हो रहा है और आप मर्क्यूरी को आप देखिए, मर्क्यूरी हिल भी नहीं रहा है। तो जस्ट बताइए कितना टाइम लगता होगा एक रोटेशन करने के लिए। थोड़ा और जूम करता हूँ, देखो मर्क्यूरी हिल भी नहीं रहा है। क्या वजह हो सकती है, उस वजह को बाद में देखेंगे। पहले तो ये बताओ कितना टाइम। तो इसका जो टाइम लगता है एक रोटेशन होने में, सिर्फ एक रोटेशन मतलब दिन से रात, पूरा एक दिन मतलब कह सकते हैं एक तारीख बदलने में कितना समय लगता है, तो भाई 58 डेज़ लगते हैं। कितने डेज़? 58 डेज़, 58 दिन लगते हैं एक तारीख बदलने में। वहीं पे अगर हम बात करें इसका चक्कर कितने टाइम में ख़त्म होता है, चक्कर मतलब भाई पूरे सूरज का रिवोल्यूशन कितने टाइम में ख़त्म होता है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो भाई ये सबसे फास्ट होगा क्योंकि सबसे नज़दीक है। देख लेते हैं, ये देखिए सबसे फास्ट इसी का रोटेशन है। ठीक है, सबसे फास्ट यहाँ पे देखते हैं, अभी सूरज पे सेंटर करके अब देखते हैं।
सबसे फास्ट कौन रिवॉल्यूशन कर रहा है भाई? आपका मरकुरी करता हुआ दिख रहा होगा। तो इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो 87 डेज़ का है। 87 डेज़ के अंदर क्या कर लेता है भाई? पूरा रिवॉल्व हो जाता है। अगर बात करें ये साइज़ की, तो साइज़ में तो सबसे छोटा है ही, लेकिन इतना छोटा है कि भाई जुपिटर का एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का नाम है गैनीमेड। ये दिख रहा होगा आपको जस्ट मेरे पीछे, ये आपको एक सैटेलाइट दिख रही होगी, ये है गैनीमेड सैटेलाइट। ये सैटेलाइट से भी छोटा है। सैटेलाइट मतलब दो प्रकार की सैटेलाइट होती है, एक सैटेलाइट होती है नेचुरल और एक सैटेलाइट होती है कैसी? आर्टिफिशियल। जो हम लोग छोड़ते हैं ऊपर वो होता है आर्टिफिशियल, और जो नॉर्मल जो हमारा जैसा मून है वो है क्या है भाई? नेचुरल सैटेलाइट है। तो वैसे जुपिटर के पास भी बहुत सारी सैटेलाइट है, सैटर्न के पास भी बहुत सारी सैटेलाइट है, लेकिन मरकुरी एक प्लैनेट है। उस प्लैनेट से भी बड़ा एक सैटेलाइट, मतलब किसी एक प्लैनेट का मून, जैसे कि हमारा अर्थ का एक मून, वैसे ही जुपिटर मतलब जो गुरु ग्रह है उसका एक मून, उसका नाम है क्या? ये रहा आपका गैनीमेड। ये जो है ये मरकुरी से बड़ा है। सिर्फ अकेला यही नहीं, सैटर्न का भी एक बहुत ही फेमस सैटेलाइट है। अगर मैं बात करूं सैटर्न की तरफ चलते हैं। लुक एट सैटर्न, कहाँ पे है सैटर्न? ये रहा, ये है सैटर्न। सैटर्न का भी एक बहुत ही फेमस सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का नाम है टाइटन। लेट्स सी टाइटन कहाँ पे है? टाइटन यहीं कहीं होना चाहिए। ये रहा टाइटन, देखिए दिख रहा होगा, ये रहा आपका गोल्ड कलर का दिख रहा होगा टाइटन। ये टाइटन जो है ये भी जो है मरकुरी से बड़ा है। समझ रहे हो? साइज़ की बात हो रही है। साइज़ में मरकुरी से बड़े भी दो एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। कौन से? टाइटन और गैनीमेड। टाइटन किसकी सैटेलाइट है भाई साहब? किसकी नेचुरल सैटेलाइट है? सैटर्न की। और जुपिटर की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी? गैनीमेड। ये दोनों ही नेचुरल सैटेलाइट्स मरकुरी से बड़ी हैं। तो ये जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने जैसा है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछने जैसा है, वो क्वेश्चन कौन सा है कि भाई मास के मैटर में, मास, ठीक है, डेंसिटी, इसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा? गैनीमेड, टाइटन या फिर मरकुरी? तो इसका आंसर होगा मरकुरी। मरकुरी सिर्फ साइज़ में छोटा है, लेकिन मास की अगर बात करें तो मरकुरी जो है टाइटन और गैनीमेड से ज़्यादा मास रखता है। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर बात करें मरकुरी की ही, तो मरकुरी जो है स्पेसिफिकली कहा जाता है कि एक हमने यहाँ पे सैटेलाइट भेजा था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था। सैटेलाइट का नाम था मैसेंजर। ठीक है, आई होप मैं जो है एक पिक आपको दिख रही होगी मैसेंजर की। यहाँ पे मैसेंजर क्या था? एक सैटेलाइट था। ये है आपका एक मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर जो है स्पेसिफिकली छोड़ा गया था 2004 में मरकुरी को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका पहला प्लैनेट मरकुरी। अब अगर आगे बात करें किसकी? वीनस की। तो वीनस जो है ये रहा, दिख रहा होगा आपको वीनस, ये रहा, ये है वीनस। वीनस की अगर बात करें तो वीनस जो है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सबसे एंटीक प्लैनेट है। एंटीक प्लैनेट क्यों है? क्योंकि इसकी दो चार वजह है। पहली वजह क्या है? पहली वजह तो सबसे ज़्यादा आलसी है, लेज़ी। इसका रोटेशन इतना कम है कि अभी कहने जैसा तो नहीं है, मतलब दिन बदलने से पहले साल बदल जाता है। कैसे? तो भाई रोटेशन पीरियड इसका मतलब एक बार चक्कर लगाने में, यानी आज अगर कौन सी तारीख है, मान लेते हैं कि आज 3 तारीख है, 3 तारीख से 4 तारीख होने में यहाँ पे तकरीबन कितना दिन लगेगा? 243 डेज़ लगेंगे। कितने? 243 दिन लगेंगे सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार घूमने में। अर्थ कितने दिन में घूमती है? एक दिन में, 24 घंटे के अंदर घूम गई। लेकिन वीनस को घूमने में कितना समय लगेगा? 243 डेज़। 243 डेज़ में एक बार घूमेगी। और रिवोल्यूशन कितने टाइम पे होगा? रिवोल्यूशन मतलब पूरे सूरज का चक्कर कितनी बार लगाएगी? तो ये पूरे सूरज का चक्कर लगाती है 224 दिन में। जस्ट इमेजिन करिए कि एक प्लैनेट जो कि अपना खुद का रोटेशन अपने रिवोल्यूशन से क्या कर रहा है? तेज कर रहा है, लेकिन उसका रिवोल्यूशन स्लो है। कैसा एंटीक प्लैनेट है? याद रखिएगा, रोटेशन इसका पीरियड कितना है? 243 डेज़। और इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? तो वो 224 डेज़। समझे? यानी रोटेशन पीरियड रिवोल्यूशन से ज़्यादा है। और अगर बात करें टेम्परेचर की, तो भाई मैंने पहले अभी जस्ट बताया था कि मरकुरी जो है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? आपका वीनस है। वीनस का कहा जाता है सरफेस टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस है। मरकुरी का कितना था? 427 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर क्यों है वीनस का? बिकॉज वीनस का जो एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर वीनस का माना जाता है कि भाई वो तकरीबन 95% किससे भरा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा
कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण कौन सा गैस है भाई? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जमा होता है तो वो जो प्लैनेट गर्म होता है ना, पूरा दिन क्या करता है, प्लैनेट गर्म होता है, तो उसकी गर्मी जो है ऊपर रेडिएट होती है। जैसे मान के चलिए कुकर, आपने कुकर पे खिचड़ी पकाने रखी, खिचड़ी बन गई, आपने कुकर का खिचड़ी बन गया भाई, आपने गैस स्टोव बंद कर दिया, लेकिन जो कुकर की गर्मी है वो कुकर क्या आजीवन गर्म रहेगा? नहीं, वो कुकर क्या करता है, अपनी गर्मी जो मेटेलिक गर्मी है उसके पास, वो क्या करता है भाई, रेडिएट करता है, हवा में रेडिएट करता है, और हवा आजू बाजू की क्या हो जाती है, गर्म। ठीक है, वैसे ही मतलब वो हवा गर्म कैसे हुई? क्योंकि वहाँ पे जो गैस है उसने वो हीट को एब्जॉर्ब किया, और इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट काम कौन करता है हीट को एब्जॉर्ब करने का? तो CO2 करता है। तो मान के चलिए भाई, एक प्लैनेट जो कि 243 दिन का रोटेशन लेने का मतलब समय लेता है, यानी कि अगर आधा आधा कर दूँ 243 का, तो तकरीबन कहा जाए तो 120 से ज़्यादा दिन जो है वहाँ पे सिर्फ दोपहर होती है। यानी 120 दिन तक खाली आपको जो है सूरज के एक दर्शन दिखेंगे। मतलब आप वो प्लैनेट कितना गर्म होता होगा, और वो प्लैनेट की गर्मी 120 दिन की गर्मी, टेम्परेचर जो है वो आसमान में जाता होगा रेडिएशन के थ्रू, बहुत ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के होने के कारण वजह है वीनस का सबसे ज़्यादा गर्म होना। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चला होगा कि वीनस जो है इतना ज़्यादा क्यों गर्म है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर, जो कि तकरीबन कहा जाए तो भाई कितना है, 95% के भी ऊपर है। और अगर लेकिन बात करें इसकी वीनस की, तो वीनस जो है वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। सोचो, इतना आलसी होने के बाद भी इसको जो है सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। ब्राइटेस्ट मतलब चमकीला। चमकीला क्यों? क्योंकि इसका जो एल्बेडो है, एल्बेडो आप आने वाले समय में पढ़ेंगे कि एल्बेडो क्या होता है। एल्बेडो मतलब एक प्रॉपर एक यूनिट है, या फिर कह सकते हैं एक टर्म है, जो कि बताता है कि इसका एल्बेडो अगर ज़्यादा है तो भाई ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे वाइट कलर, आप अपने छत पे वाइट कलर की रूफिंग करते हो, पेंट करते हो, तो भाई क्यों करते हो? क्योंकि भाई सोलर की रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो। वही है कि सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट करेगा उसका एल्बेडो हाई होगा, ये मान लिया जाता है। तो उस हिसाब से सन की रेस को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा प्लैनेट है? तो आपका वीनस प्लैनेट है। क्यों है? क्योंकि वीनस की जो ऊपर की जो सतह है, सतह इन द सेंस जो एटमॉस्फेयर में जो कह सकते हैं जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर नहीं, सल्फ्रिक एसिड है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सल्फरिक एसिड उसकी एक कवरिंग करती है, और सल्फरिक एसिड जो होती है स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है, सन की रेस को वो तुरंत रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो आपने इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार और कोई स्टार नहीं है, स्पेसिफिकली आपका वीनस का प्लैनेट है, जो आपके मॉर्निंग और इवनिंग शुरू होने से मतलब शुरू जब मॉर्निंग की शुरुआत होती है तो आपको मॉर्निंग स्टार दिखेगा, और इवनिंग जस्ट शुरू होती है मतलब नाइट आने होती है तो भाई आपको सबसे पहला स्टार जो दिखता है वो वीनस ही होता है। अब वीनस की अगर बात करें तो भाई ब्राइटेस्ट तो है, लेकिन थर्ड मोस्ट ब्राइटेस्ट है। पहला सबसे ब्राइटेस्ट होगा सन, सोलर सिस्टम में हमारे लिए, अर्थ के लिए, अर्थ पे अगर आप खड़े हो। दूसरा सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होगा आपका मून, और तीसरा सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होगा कौन सा? वीनस। आई होप आपको इतना पता चला होगा। आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? हम अपने अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई अर्थ की बात करें उससे पहले अगर हम बात कर लें किसकी? मून की, तो वो बेटर रहेगा। अच्छा हाँ, वीनस की एक और बात रह गई। कहाँ गया वीनस? वीनस ये रहा। वीनस की एक बात ये रह गई, क्योंकि इसका जो हमने बात किया कि 95% के आसपास क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज़्यादा डेंस है। डेंस मतलब इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप एटमॉस्फेयर इतना घनत्व है, आपने सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। कहीं कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो सांसें ऊपर नीचे होने जाती है, कहीं ज़्यादा हो जाता है फिर भी वही कंडीशन है, सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी। अगर आप वीनस पे खड़े हो, और वीनस पे अगर आपने इस वीनस की सतह पे खड़े हो, तो वीनस पे खड़े हो के आपको जो प्रेशर लगेगा वो तकरीबन 90 प्लस, कहा जाता है 92 टाइम्स जो है यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कंपेयर टू अर्थ। यानी इसका मतलब यही हुआ कि आप अगर समुंदर में 900 मीटर गहरे जाओ, स्कूबा डाइव करो, और वहाँ पे जो आपको प्रेशर फील होगा समुंदर के 900 मीटर नीचे, मतलब तकरीबन 1 किलोमीटर के नीचे आप गए हो, वहाँ पे जो प्रेशर फील होगा वही प्रेशर आपको वीनस के सतह पे खड़े होके सांस लोगे तो ऐसा फील लगेगा, या फिर कह सकते हो ऊपर जो वजन भी पड़ेगा, जो प्रेशर पड़ेगा वो भी वही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका स्पेसिफिकली वीनस के बारे में। अब हम बात करेंगे अर्थ की।
अर्थ की क्या बात करें, अर्थ के बारे में तो आपको आगे जाके पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही जियोग्राफी है। जियो मतलब ही होता है अर्थ, ग्राफी मतलब भाई पढ़ना, ठीक है। फिर भी अगर जियोग्राफी की बात हो ही रही है तो अर्थ के बारे में देख लेते हैं। भाई अर्थ के बारे में अगर बात करें तो इसका जो सरफेस टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री के आसपास है। 24 घंटा इसका एक रोटेशन होता है। स्पेसिफिकली अगर 24 घंटा भी कहा जाए तो वो गलत है, वो होता है तकरीबन 23.56, मतलब 23 घंटे और 56 मिनट का एक रोटेशन पीरियड है। इसलिए 4-4 मिनट ऐड होते होते जो है हर 4 साल बाद वो एक दिन बनता है और आगे जाके लीप ईयर काउंट किया जाता है। और इसकी रोटेशन की रिवोल्यूशन की बात करें तो 365 दिन इसका रिवोल्यूशन पीरियड है। और अगर बात करें हम लोग इसकी डिस्टेंस की, किसकी डिस्टेंस की, अर्थ से लेके किसकी, सन तक, यानी अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस रहने वाली है, ये जो आपकी अर्थ दिख रही है और सन के बीच का डिस्टेंस रहने वाली है, कहा जाता है तकरीबन 15 करोड़ के आसपास है। कहीं कहीं पे 152 करोड़ दिखेगा, बट मेजॉरिटी माना जाता है कि 15 करोड़ के आसपास, क्योंकि अर्थ की जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो जो है कहीं ज़्यादा कहीं कम कर देती है, ठीक है। तो 15 करोड़ सेंटीमीटर, लेकिन अब 15 करोड़ सेंटीमीटर कैसे याद रखें, तो उसको जो है हमने कर दिया क्या, 1 AU। AU मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU बराबर मतलब सन से और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। ये तो क्यों रखा हमने, क्योंकि अर्थ से दूर हमको जाके पढ़ाई भी करना है, हर प्लैनेट को, हर बॉडी को पढ़ना है। तो सोलर सिस्टम के किसी एंड में पहुंच गया तो हम क्या किलोमीटर गिनेंगे, नहीं, हम क्या गिनेंगे 1 AU। अर्थ से अगर मार्स की दूरी पता करना है तो भाई सूरज से अर्थ की दूरी 15 करोड़ है, लेकिन सूरज से मार्स की दूरी कितना हो जाती है, तकरीबन 7.5 करोड़ और ऐड कर दो अर्थ में, तो मतलब 1.5 AU, समझे। तो भाई 1.5 AU जो यूनिट है वो किसका मान लिया जाता है, मार्स के डिस्टेंस का। लेकिन अगर हम बात करें अर्थ की ही, तो अर्थ के बारे में डिस्टेंस तो पता चल गया 15 करोड़ है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 AU से। अर्थ की अगर आप बात करें तो भाई इसका जो कोर है, कोर इसका मेजॉरिटी बना हुआ है निकल और आयरन से। मेंटल इसका जस्ट आता है कोर के बाद, वैसे तो 2 कोर होते हैं, इनर कोर, आउटर कोर। अब मैं कोर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला जो प्लेनेट है उसके पास आउटर कोर नहीं है। आउटर कोर का बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि आउटर कोर कैसा है भाई, हमारे यहाँ पे लिक्विड है। इनर कोर बिकॉज ऑफ प्रेशर वो सॉलिड है, उसके ऊपर जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। मतलब इनर कोर के ऊपर आउटर कोर क्या कर रहा है भाई, तैर रहा है, और स्पेसिफिकली टेम्परेचर ज़्यादा है तो कन्वेक्शन हो रहा है। कन्वेक्शन मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे हमारे पानी में उबाल आता है, कैसे भाई गर्म पानी में उबाल आता है, वैसे ही कन्वेक्शन होता है आउटर कह सकते हैं क्रस्ट पे, जिसके कारण से क्या होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शंस होता है, और कह सकते हैं कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सिंपल सेंस में कहा जाए तो भाई आपने मोटर देखा होगा, मोटर जो होता है, मोटर में एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। आपको मेरे पीछे यहाँ पे एक इमेज दिखती होगी, अब मैं इमेज में दिख रहा होगा कि भाई एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। रोटर घूमता है, स्टेटर स्टेशनरी रहता है। रोटर जब घूमता है तो वही क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है कि भाई हर इलेक्ट्रिक वायर में आप अगर चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। सेम उसी फंडामेंटल से अर्थ के अंदर भी क्या जो इनर कोर है वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। और आउटर कोर स्पेसिफिकली वो भी क्या है भाई, कन्वेक्शन के थ्रू वो भी हलचल कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये जो रोटेशन जो हो रहा है ये स्पेसिफिकली कारण बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, आउटर कोर का स्पेसिफिकली, आउटर कोर में जो कन्वेक्शन सेल्स बनते हैं। लेकिन हमारे अगले प्लेनेट मार्स में वो आउटर कोर नहीं है, डेट्स वाई मार्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गायब है। मार्स में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, मून के ऊपर। अर्थ के बारे में हम डिटेल में जो है आने वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अर्थ जो है पूरा का पूरा ज्योग्राफी उसी को पढ़ना है। अर्थ में और कुछ देखने जैसा है नहीं अभी के टाइम पे सोलर सिस्टम में, ठीक है। अभी मून की बात करते हैं। मून का जो फॉर्मेशन हुआ था तकरीबन कहा जाता है 4.4 बिलियन ईयर अगो, बहुत सारे एस्टेरॉयड का स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। वो स्ट्राइक भी कह सकते हैं कारण है किसका, मार्स का ही, कि मार्स के ऊपर जो है मैग्नेटिक कह सकते हैं फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि मार्स ने अपना मैग्नेटोस्फीयर गवा दिया है बिकॉज ऑफ मास स्ट्राइक, ठीक है। अगर हम बात करें अभी सन की अर्थ की और मून की, तो भाई मून जो आज बना हुआ है, ये मून भी कैसे बना, क्योंकि भाई
बहुत साल पहले 4.4 बिलियन ईयर अगो बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स ने टकराया, उसमें से एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ को हिट किया। अर्थ ऐसी सीधी थी, उसको यहाँ से एक एस्ट्रॉइड ने टक्कर मारा, ये टिल्ट हो गई। जो आज का हमारा टिल्टनेस है 23.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 23.5 डिग्री जो आपका टिल्ट है अर्थ, वो जो है स्पेसिफिकली इस हिट के कारण है। और ये टिल्ट ने ही क्या किया भाई, इतना सारा डेब्रिस इकट्ठा हो गया क्या आपके अर्थ के बाजू में, और उसने फॉर्मेशन किया किसका, मून का। इस इवेंट को कहा जाता है बिग स्प्लैट इवेंट, इसको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। और आपका जो मून है इसका सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा है क्योंकि अगर मून आज हमारे यहाँ रोटेट ना करे ना, तो भाई मून की भी एक ग्रेविटी है, आपको पता है, अर्थ की भी एक ग्रेविटी है। मून ने अर्थ को ऐसे ही नहीं पकड़ के रखा है क्योंकि अर्थ भी एक ग्रेविटी है जो कि मून को पकड़ के रख रही है, ऐसे घुमा रही है। थोड़ा सा भी मून दूर जाने की कोशिश करता है, अर्थ क्या करता है, खींच लेता है। लेकिन मून की भी एक ग्रेविटी है, तो मून भी जो है अर्थ को ज़रूर इधर उधर खींच ही रहा होगा, ठीक है। इसके कारण आपको पता होगा टाइड्स ऊपर नीचे आती है, ठीक है। तो भाई आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि अगर मून को अभी सोलर सिस्टम से हटा दिया जाए, आपके पास एक पावर आ जाए कि मून को मैं हटा दूँ, एक चुटकी बजा के गायब हो जाए, तो आपका जो अर्थ अभी 23 पहले तो ऐसा था, अब 23.5 डिग्री ऐसा है। मून अगर गायब हो गया तो भाई ये 80 डिग्री तक फ्लिप हो जाएगा, इसका जो ऑर्बिट है ये 80 डिग्री तक चला जाएगा, समझे। ये जो अपने ऑर्बिट से इसका टिल्ट अभी 23.5 है, ये कितना हो जाएगा, 80, समझे। तो भाई मून जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अर्थ के लिए, ठीक है। और मून जो है अगर बात करें उसके रिवोल्यूशन की, तो मून को कहा जाता है कि भाई अर्थ का वो स्पेसिफिकली कैसा है, टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड क्या होता है, टाइडली लॉक का मतलब होता है कि रोटेशन और रिवोल्यूशन का पीरियड सेम होना। 27 दिन लगते हैं मून को रोटेट होने में, और उतने ही दिन लगते हैं कितना, क्या होने में भाई, रिवॉल्व होने में, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्या, टाइडली लॉक। किसको रिवॉल्व करती होगी, अपने अर्थ को ही रिवॉल्व करती होगी। तो भाई ये इतना धीरे धीरे रिवॉल्व करती है और अपने अर्थ के ऐसे करती है। आई होप आपको यहाँ पे एक मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, एक GIF है जो कि आप देख पा रहे होगे कि भाई मून का हमको एक ही फेस हमेशा क्यों दिखता है, ठीक है। ये आपका मून का एक ही फेस हमें क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ टाइडल लॉक्ड, ठीक है। आप देख पा रहे होगे कि इसके अंदर जो है आप ये घूम रहा है ऐसे ऐसे, और अर्थ भी घूम रही है और ये भी घूम रहा है, बट ये ऐसे ऐसे ही है, सेम ही एक ही फेस देख रहे हो। जो फेस नहीं दिखता है उसे बोला जाता है फार साइड, और जो फेस दिखता है वो विजिबल साइड जो है उसको कहा जाएगा नियर साइड, ठीक है। ये रहा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आपने नॉर्मल जो पिक देखी होगी, ये चमकती हुई वो नॉर्मल पिक देख रही होगी, ये है। लेकिन जो दो पिक्स आपको दिख रही हैं वो पिक्स में आप देख पा रहे होगे कि भाई एक है विजिबल साइड और एक साइड है आपकी नॉन विजिबल साइड। विजिबल साइड को कहा जाता है, जो हमको दिखती है उसे कहा जाएगा नियर साइड, और जो हमको नहीं दिखती उसे कहा जाता है फार साइड। नियर साइड आपको दिख रही होगी, यही इमेज हमने बचपन से लेकर अभी तक देखी है, और हमने नहीं, आपके एंसिस्टर्स ले लेके जब से 4.4 बिलियन ईयर अगो से पहले से ये ऐसा ही है, ठीक है। पीछे की साइड जो एकदम वाइट सतह दिख रही है फार साइड, वो आज तक किसी को नेकेड आइज से किसी को नहीं दिखी। यानी आपने अगर सैटेलाइट भेजी है, जैसे हमारा चंद्रयान 2 मिशन जो ऑर्बिटर अभी घूम रहा है हमारा, उसने ये पीछे की साइड देखी होगी क्योंकि वो उसके चक्कर लगा रहा है। लेकिन हम नॉर्मली छत पे खड़े होके ये जो नॉट विजिबल वाली फार साइड है वो कभी नहीं देख सकते अपने इस प्रॉपर आँखों से, ठीक है। ये हो गया आपका स्पेसिफिकली कौन सी साइड, फार साइड। अब हम देखते हैं किसको, अपने मार्स को देखते हैं। लास्ट हमारा जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बचता है ये है मार्स। मार्स जो है स्पेसिफिकली कैसा है भाई, रेड प्लैनेट है। रेड प्लैनेट है तो रेड प्लैनेट को आपने देखा होगा कि इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी चल रही है, और अर्थ के बारे में हमको ये पता चल गया कि उसकी एक मून है। इसके पहले जितने भी हमने प्लैनेट्स देखे, मरकुरी और वीनस, उसका कोई भी मून नहीं है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं किससे, अपने अर्थ से, वैसे वैसे प्लैनेट्स के मून्स भी बढ़ते जाएंगे। देखिए अब आपका ये मार्स है, मार्स के पास अब 2 मून आ गए। कौन से आगे दिख रहा होगा आपको पीछे, एक तो ये डीमोस है, ठीक है, ये है डीमोस, और दूसरा है आपको यहाँ इसके पीछे दिख रहा होगा ये घूमता हुआ, ये जो है थोड़ा रात हो गई है इधर, ये देखिए ये है आपका फोबोस, ठीक है। इसको रिवॉल्व कराते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये है आपका पीछे से आ रहा है, ये देखो, ये है आपका फोबोस। ये जो आपको अभी दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका फोबोस। तो इसके पास 2 प्लैनेट, 2 है क्या आपका कह सकते हैं मून। पहला तो है डीमोस और दूसरा है फोबोस। अगर मार्स की बात करें तो मार्स को कहा जाता है कि भाई मार्स जो है
इंडिया का सॉरी अपने अर्थ का जो है स्पेसिफिकली सेम ही कैरेक्टर रखता है। कैसे? हमारी अर्थ जो है कैसे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ये भी अप्रोक्सीमेटली वही 22-23 के आसपास ही टिल्टेड है, समझे। इसके कारण क्या होता है, जो अर्थ पे सीजन्स आते हैं वहीं सीजन्स कैसे दिखते हैं आपको मार्स पे भी देखने मिलते हैं। और अगर बात करें इसकी, तो भाई इसने अपना मैग्नेटोस्फीयर अभी हमने जैसे पीछे चर्चा की उसने लॉस्ट कर दिया। 2 रीज़न है। पहला तो क्या रीज़न है कि भाई पहला रीज़न तो ये आउटर कोर नहीं है। आउटर कोर अगर है भी, कहीं कोई बोलता है तो लिक्विड स्टेट में नहीं है। आउटर कोर अगर जब तक लिक्विड स्टेट में नहीं है और इनर कोर सॉलिड स्टेट में नहीं है, तब तक आप मान के चलिए कि भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। और अगर बात करें इसके सरफेस टेम्परेचर की, तो सरफेस टेम्परेचर कहा जाता है कि भाई सुबह बहुत ज़्यादा होता है और रात में बहुत ही ज़्यादा कम। सुबह कितना होता होगा, कोई बताएगा? सुबह जो है इसका टेम्परेचर तकरीबन बोला जाता है कि मतलब एवरेज टेम्परेचर कितना होता होगा। सोच रहे होगे सर ये तो बहुत दूर चला गया, तो मतलब वैसे तो इतना दूर है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा ही कम हो गया होगा या ज़्यादा ही हो गया होगा। मैग्नेटोस्फीयर नहीं है तो भाई इसका सन से डायरेक्ट कांटेक्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो कह सकते हैं जो टेम्परेचर है -23 डिग्री सेल्सियस है एवरेज टेम्परेचर। रात को और भी ज़्यादा हो जाता है, दिन में -23 रहता है, ठीक है। तो ये था मार्स के बारे में। और मार्स के बारे में 2 चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। पहला तो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो, सबसे बड़ा माउंटेन, एग्जिस्टिंग माउंटेन पूरे सोलर सिस्टम का, मतलब मैं अर्थ, वीनस, मरकुरी, जुपिटर पे तो ठीक अभी तक हम पहुँचे नहीं, क्योंकि हमको पहुँचे तो है ही, लेकिन उसका अंदर की सतह पे, क्योंकि वो जोवियन प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट है, तो भाई ये सब माउंटेन वगैरह मिलना मुश्किल है। लेकिन पूरे ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की अगर बात करें, पूरे सोलर सिस्टम की अगर बात करें, तो सबसे बड़ा वोल्केनो और सबसे बड़ा माउंटेन आपको कहाँ दिखता है? ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। सबसे बड़ा माउंटेन दिखता है आपके मार्स पे, उसका नाम है ओलंपस, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। और इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन 24 किलोमीटर के आसपास की इसकी ऊंचाई है। तो ये थे कुछ आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब जो है आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे किसको? जोवियन प्लैनेट्स में। तो वो जोवियन प्लैनेट्स जो है कहाँ पे मिलते हैं, जैसे आगे वाले जस्ट हमने लेक्चर के पहले ही देखा था, ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसके उस तरफ। तो अभी एस्ट्रॉयड बेल्ट के इस तरफ रह के ही संतोष रखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।